चलिए, now the first question is, when a body falls freely towards the earth, then its total energy is। हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा मुझे आंसर? दो बंदे से तो होते मुझे आज के Yes, when a body falls freely towards the earth, then its total energy। total energy क्या होती है बच्चे? total energy किसको बोलते हैं हम? Yes, total energy is basically the sum of kinetic energy and potential energy। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, किसी भी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं टूवर्ड्स डाउनवर्ड, सो एट एवरी प्लेस, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे यहां पर हो, मिडवे हो, एट एनी पॉइंट द सम ऑफ द एनर्जी विल रिमेन सेम। मतलब टोटल एनर्जी हर जगह पर सेम होगी। अगर यहाँ पर एनर्जी 100 जूल है, तो यहाँ भी 100 होगी, यहाँ भी 100 होगी, एंड सेम हर जगह पर 100 जूल। ठीक है, कोई रीजन देगा मुझे ऐसा क्यों है? Why it is 100 जूल ऑलवेज? जस्ट रेज योर हैंड्स बेटा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप आंसर दोगे तो। किसी को पता है क्यों ये 100 जूल है हमेशा? और इस लॉ का स्पेशल नेम क्या है? यस एनीवन? नहीं तो मुझे नेम्स लेना पड़ेगा बच्चे। 9th ए, गुरनाम बस्सी। हाँ जी बेटा, बताओ जरा मुझे, ये एनर्जी सेम क्यों है एट एवरी पॉइंट? आता है आंसर आपको? से यस और नो? नहीं आता। एनीवन एल्स फ्रॉम 9th बी? देखिए कौन सा सेक्शन आगे निकलता है। and because neither be created nor be destroyed। कौन सा लॉ है? चलो लॉ तो मिल गया हमें, इट इज द लॉ ऑफ of conservation of ठीक है, ये लॉ क्या बोल रहा है हमें कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी or डिस्ट्रॉयड। be destroyed। जब ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, अब यहां पर सेम किस कारण से है? कोई रीजन है इसका पर्टिकुलर? वो मुझे कौन बताएगा? एनर्जी से ही रिलेटेड है। आप 9th से ही चलिए, देखो यहाँ पर जो एनर्जी होती है बेटा, दोनों तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एट एवरी पॉइंट वी हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट। एट मैक्सिमम हाइट कौन सी एनर्जी होती है, ये कौन बताएगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी है? एट मैक्सिमम हाइट, ए जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है बेटा। एट मैक्सिमम हाइट ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 0, और जो भी एनर्जी है वो सिर्फ किस कारण से है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण से। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वेलोसिटी इसकी हो गई 0। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे डाउनवर्ड मोशन में आएगा, काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सपोज हो गई 20, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 80। प्लस करो कितना आया? सपोज अगर मैं पॉइंट डी पे बात करूं, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो चुकी हो 60 और ये हो जाएगी 40, तो अभी भी सम कितना आया? 100। और एट द ग्राउंड, एट ग्राउंड
हाइट क्या हो चुकी है? जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगा, आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाए, इरेजर गिर गई, पेंसिल गिर गई, तो वो ग्राउंड को टच कर चुका है, तो हाइट कितनी है अब उस जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर आप हाइट की वैल्यू को जीरो डाल दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड पर जीरो हो जाएगी। एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, सिर्फ ग्राउंड पर आने पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। अगेन सम कितना है? 100. ठीक है, तो ये रीजन है कि ये जो एनर्जी है इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड मोशन की मैं बात कर रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट कम होती जा रही है। ठीक है बच्चे, ये किस किस को समझ आया? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अभी आपके। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द डाउनवर्ड मोशन। कौन आंसर देगा मुझे इसका? इज एनीवन फ्रॉम 9C? नाइन्थ सी के स्टूडेंट्स तो ऐसे बैठे, मुझे बार बार लग रहा है वीडियो पॉज हो गई है, हिल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। किरण जोत, आइए जरा। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्लियर हुआ सबको? मैंने क्या पूछा? वाई पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग? क्योंकि पहले 100 थी, नाउ इट स्लोली बिकम जीरो। वाई दिस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस? And because of the height. हाइट का प्रॉपर रीजन बताओ। बिकॉज ऑफ हाइट, व्हाट हैपेंस टू हाइट? Ma'am, height decreases. Height is decreasing, that is why potential energy is decreasing. Go back to your seat. ये समझ आया सबको? आंसर करो जरा भी क्वेश्चन का जल्दी से। When it falls freely towards the earth, then its total energy. क्लियर हुआ सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी बताओ जरा जल्दी से मुझे। डैम में जो वाटर होता है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, उससे ऊपर पानी तो नहीं ना जाएगा, पानी उसके बाद नीचे की तरफ ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द, और जब वो वाटर फॉल करेगा तब कौन सी एनर्जी होगी? Kinetic energy. विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ द बोथ एनर्जीज। यस, वो देते हैं काइनेटिक एनर्जी, बट वो अगर वाटर फॉल कर रहे हैं तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इट विल बी द सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट डैम के क्वेश्चन में कई बार आपको बोथ की ऑप्शन ही नहीं मिलती है। ठीक है, सीधे सीधे ऑप्शंस मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कई बार ऐसे ही ऑप्शन आती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाओगे। बट अगर ऑप्शन ऐसी दे दी बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन यू विल गो विद दैट। ठीक है जी, क्लियर? चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन बताइए मुझे, 9th वाला। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, आफ्टर इट हैज फॉलन फ्रॉम अ हाइट h/2 होना था बेटा, ये h स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कट करो, h/2 कर दो। ठीक है, हाँ जी। हाइट कितनी कर दिए? h/2। h/2 का क्या मतलब है? ठीक है, मिडवे में आ गया। इट विल पोजेस, हाँ जी, क्या होगा इस पॉइंट के पास? यहाँ पर 50 प्लस 50 हो जाएगा, 50 काइनेटिक एनर्जी और 50 पोटेंशियल। ठीक है, मिडवे।
करेक्ट। अच्छा, कहीं पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी पॉइंट ऐसा है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं हो रहा है? इज इट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सम ऑफ द एनर्जीज विल रिमेन सेम। क्या कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर सम ऑफ एनर्जी सेम ना आया हो? चलिए, ये तो यही वाले क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इस टॉपिक का वर्क के ऊपर आते हैं ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। H. तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हमने पढ़ने। ठीक है। अब एक इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज है, आप जो वर्क है इसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो। तो क्या ये एनर्जी का फॉर्मूला बन सकता है? क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि वर्क की यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। बोथ हैव द सेम यूनिट। तो इसलिए जहां पर आपने एनर्जी लिखा है उसको आप वर्क लिख सकते हो, और जहां पर आपने वर्क लिखा है उसको आप एनर्जी लिख सकते हो। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को रीयूज कर सकते हो। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में पता है क्या दिया होता है? फाइंड द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 10 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। आपको कह देंगे कि मास है 10 kg और उसकी वेलोसिटी है लेट अस से 5 मीटर्स पर सेकेंड। आपको बोलेंगे वर्क डन कैलकुलेट करो। तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है वर्क डन का? बताइए, कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला? No. विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई नाउ? Second. आप तब अप्लाई करोगे अगर आपको पता होगा कि वर्क और एनर्जी के फॉर्मूला हम एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर सकते हैं। बात समझ आई मेरी? वर्क का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये किस किस को पता है फॉर्मूला? एक स्टूडेंट 9th सी से, बस दो स्टूडेंट और 9th सी से, 9th बी 9th ए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे के कुछ क्वेश्चन हमारी इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सी बच्चे, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अगर आपके पास नोट्स हैं उस कॉन्सेप्ट के तो देन इट्स ओके, अदरवाइज अब जो मैं लिखूंगी बोर्ड पे वो नोट कर लेना। ठीक है। चलिए देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है एंगल होते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क मुझे बताइए स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन और आपके ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरीके से, जैसे होती है ना टॉय कार होती है बच्चों की। ठीक है। यहाँ पे रस्सी सी बांधी, वो बच्चा ऐसे खींच रहे और कार आगे आगे जा रही है। हो सकता है। तो ये वाला केस बन गया। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है। अब जो थीटा है इट कैन बी 0 डिग्री, हो तो कुछ भी सकता है, बट जो कॉमन वैल्यूज है मैं वो वाली लिखवा रही हूँ जो एग्जाम में आ सकती है। 0 डिग्री, थीटा हो सकता है 30 डिग्री, थीटा हो सकता है 45 डिग्री, थीटा
60 डिग्री, थीटा कैन बी 90 डिग्री और थीटा कैन बी 180 डिग्री। चलिए, ये समझ आया बेटा सबको ना? अब अब जो वैल्यूज में लिखने लगे वो सब नोट कर लो। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, cos 90 degree is 0 and cos 180 degree is -1। ठीक है, इसमें से ये वाला और ये दोनों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बेटा जल्दी से। हाँ जी, हो गए बच्चे सबका? ओ सी बेटा, अब ध्यान से समझना बेटा एक चीज, वर्क डन कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क डन आर देयर? कौन से होते हैं? Positive work done, negative work done, zero work. Very good. Now, positive work done. पॉजिटिव वर्क डन होगा 0 डिग्री, ठीक है, और वर्क डन बन जाएगा F इंटू एस। ठीक है, सेकेंड है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के केस में थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका? 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि फोर्स इधर लगाया और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये केस पता है कोई पॉसिबल है? कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन? बताते जाओ ताकि बाकियों को भी पता लग जाए जिसको आता है। एनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन? Swimming, हाँ जी, swimming. ओके, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द We are moving straight and our hands are pushing back. pushing the water backward, you are applying the force on the water in the backward direction and you are moving forward। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल कई बार आपने देखी होगी, बच्चों की कार देखिए, छोटी एक क्रेजी कार होती है जिसको बैकवर्ड पुश करो और वो आगे की तरफ भागती है। पुश करोगे पीछे, उसको रिलीज किया, वो जाएगी आगे की तरफ। ठीक है,
तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर थ्रो कर दिया। फोर्स, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है ऑब्जेक्ट की? अपवर्ड डायरेक्शन में। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? तो यहां पर भी नेगेटिव वर्क डन है इन केस ऑफ आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस लेते हैं। ये एक एग्जांपल है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन दोनों एक साथ हो रहे हैं। अभी डिस्कस करती हूँ मैं इस चीज को, ठीक है? जीरो वर्क डन कब होगा बेटा? और हाँ, इस केस में वर्क डन लिखा जाएगा -F/s। जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये और ये वाला केस, फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री। जैसे कि कोई फुटबॉल है, फुटबॉल भाग रही है आगे की तरफ, सीधा सीधा जा रही है, आपने ऊपर से पैर रखा, ठीक है, वो रुक जाएगी ना वहीं पर? रुक गई। वो केस क्या बना? डिस्प्लेसमेंट फुटबॉल की आगे की तरफ थी, फोर्स आपने परपेंडिकुलर कर दी, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। whenever there is theta is equals to 90 degree, work done is equals to 0। ठीक है? चलिए, ये समझ आ गया अभी सबको? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा जरा जल्दी से, बताइए आंसर क्या होगा? Initial velocity. हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स पे करता है। अभी हमने थर्ड भी समझ लिया कि एक्शन पर डिपेंड करता है। ये नोट कर लो बेटा सभी, जिसके पास नोट नहीं है इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए जरा। No component of force parallel to the direction of movement. C. Option C. There is no component of force parallel to the direction of motion। फोर्स ही जीरो है, ठीक है? वर्क डन क्या है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, फोर्स नहीं है। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि फोर्स लगाए बिना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? यस। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स अराउंड द सन रोटेट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है डेफिनेटली, बट अदरवाइज उनके ऊपर फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो केस आप ले सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर सी विल बी योर राइट आंसर। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट? चलिए, अब क्वेश्चन है हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क। आइए जरा थर्ड क्वेश्चन पर। In case of negative work, the angle between the force and displacement is 180। ठीक है? और 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा वर्क डन? 0। और 0 डिग्री के केस में Positive. और 45 डिग्री के केस में cos of 45 डिग्री। जो भी वैल्यू आपको फोर्स की दी होगी वो लिख दोगे, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो लिख दोगे, एंड cos 45 की आप वैल्यू डाल दो एंड देन सॉल्व, कैलकुलेट कर लो। ठीक है? ये लिख लो पेपर पे ना, जो बी ऑप्शन लिखी हुई है 45 के साथ एरो करके ये लिख लो, ये पार्ट लिख लो।
आइए जरा, जल्दी से रीड करके मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। Zero. Can you explain why it is 0? Because force and displacement are perpendicular to each other. वहां पर लिखा बेटा फोर्थ क्वेश्चन में, वो तो लेवल रोड भी मूव कर रही है। A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. तो मूवमेंट हो रही है। अगर रुक जाता तो 0 होती, अभी तो 0 नहीं है। The work done against the gravitational force will be, हाँ जी कौन बताएगा? Yes, anyone from line B? हाँ जी, जब जीत कौर आ जाइए। सैम सोहल इसके बाद अगर आंसर नहीं मिला तो, हाँ जी जब जीत बताइए बेटा जल्दी से। आंसर विल बी यस। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ तो नहीं है? 0, fourth option. रीजन दो ना सर, मुझे रीजन बताओ। जीरो अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा ऑप्शंस में इसलिए। हाँ जी सैम, गो बैक टू योर सीट बेटा। हाँ जी बेटा रीजन चाहिए मुझे। गेस फ्रॉम 9th है इसके बाद अगर आंसर नहीं मिला तो। महक नहीं आता बेटा सैम? जिसको आता है अपने आप ही हैंड रेज कर दो ना, फिर मेरे को पता लग जाएगा। चलिए सैम गो बैक टू योर सीट बेटा। हाँ जी महक, माइक ऑफ है क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रही है? बोल रहे हो कुछ? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चलिए माइक चेक करो बेटा, क्वेश्चन सिर्फ पूछने पड़ेंगे मुझे। 9 सी तानिश। भी आइए 9 से सॉन्ग। Mic is not working. Wait for a while. See beta, go back to your seat. The girl is moving horizontally. When any object moves horizontally, then work done against gravitational force is 0. क्योंकि gravitational force कब? Voice is coming. Yes, your voice is coming now. ठीक है? Now see, if the object is moving horizontally, displacement is in the horizontal direction, then gravitational forces, the work done due to gravitational forces will become 0. Right? Gravitational force work only when the object is moving vertically. Is this clear? Clear है? Again, you can see displacement is in this direction and angle between these two forces is 90 degree. Again, you can say the work done is 0. When there is an angle of 90 degree, the work done is 0. You can give two different reasons. One reason is if the object is moving horizontally, then there is no role of gravitational force and the work done against gravitational force is 0. Is this clear? Otherwise, you can give the other reason that angle between gravitational force and displacement will be 90 degree, and when the angle is 90 degree, work done will be. Am I clear? Yes.
चलिए, याद रखना ये सारे मैं इंपॉर्टेंट पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन आपका पीछे था, assertion reason है बेटा 25th assertion reason निकालिए। Object does not work in holding the weight up. होल्ड करने से क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, या आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट रुक गई है, मैक्सिमम हाइट पर आ गई। ठीक है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट मींस वर्क डन इज जीरो बिकॉज डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो, वही चीज है। सो राइट आंसर विल बी on the numerical part. क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, read the question. A car is accelerated on a leveled road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. In this process, the potential energy of the car is. It does not change. It does not change. It does not change. The answer why? कौन देगा? देखो किसी ने आंसर दिया, रीजन तो पता होगा। अब जिसको आंसर रीजन आता फटाफट से माइक के पास आए। Because height is 0. And because potential energy is directly proportional to the height. Yeah, you can say, see, potential energy is mgh. ये सपोज लेवल रोड है हमारी, ये रोड है, इसके ऊपर कार रन कर रही है, ठीक है। तो इसकी रोड से कुछ हाइट हो जाएगी ना, कार की टायर्स को छोड़ दो, थोड़ी सी कुछ हाइट हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या कार का मास चेंज हुआ? मास तो अभी चेंज ही नहीं होता, वैसे भी चेंज नहीं होता। कार को उठा के किसी और प्लैनेट पे ले जाओ, तब भी कार का मास वही रहेगा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज। Did any change in gravity? Did any change in height? That is why the potential energy will remain same. Clear? Clear? देखो काइनेटिक एनर्जी का पूछते तो हम फॉर्मूला लगाकर अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ना तो मास चेंज हुआ, ना ग्रेविटी चेंज हुई, और ना ही हाइट चेंज हुई। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है। एक तो वो ऐसे जा रहा है सीधा, एक वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। इन विच केस मोर वर्क इज डन, और इन विच केस ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। कौन से पाथ में ज्यादा वर्क किया गया? Same work, same work. Why? Because the height is same. Both the cases. बेटा जिसको नहीं आता समझ, प्लीज रेज योर हैंड एट एनी टाइम एंड यू कैन आस्क कि मैम रिपीट कर दो एक बार, ठीक है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा वर्क डन को हम mgh भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में क्या मास चेंज हुआ? No, no, No. no. हाइट तो दोनों केसेस में सेम है h, ठीक है, तो हाइट भी चेंज नहीं हुई, तो इन बोथ द केसेस वर्क डन विल बी सेम। समझ आया? देखो जहां पर वर्टिकल मोशन आ गया वहां पे वर्क डन का mgh फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है? Yes.
क्वेश्चन नंबर 15 करो जरा जल्दी से। डू क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट रेज योर हैंड जिसका होता जाएगा। मैम 9.8। 9.8 ओके। मैम ए ऑप्शन 0.102 मीटर। बोल रहे हैं 0.102 मीटर बोल रहे हैं। ऑप्शन यस सी given 1 kg, energy is given 1 joule एंड हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चे? जब हाइट की बात हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला? mgh। एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। एनर्जी इज 1, mass is 1, gravitation is 9.8 and height is 5 to be fine. So it will become 1 upon 9.8 equals to h. तो बेटा 9.8 can't be answer। ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि it is 1 upon 9.8। तो अगर आप डेसिमल भी हटा दोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 upon 9/8 98। So you will definitely get answer in decimals. So decimals में 0.102 will be the right answer. A is the right option. ध्यान से सीधा सीधा लिख दिया होगा h इक्वल्स टू 9.8। मल्टीप्लाई में है, अदर साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? 17 कीजिए जरा जल्दी से। 17 मैम 1.4 मीटर पर सेकेंड। मैम सी ऑप्शन the right option. It is 1.4 meters per second. क्लियर हुआ सबको कैसे किया गया? See, here mass is again 1 kg. Okay, mass is 1 kg. Energy is 1 joule and speed हमें कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन से वाला यूज होगा? 1/2 mv square. Energy is given 1 joule, half mass is 1 into v square। ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू v स्क्वायर। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। ठीक है जी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पावर का देख लेते हैं। इसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स ही होते हैं बेटा, वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है।
लिख लिया था पीछे, नोट कर लिया था सबने? ओ सी, नाउ पावर के ऊपर आते हैं बेटा। नाउ पावर इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा व्हाट इज पावर? अब फॉर्मूलाज पर ध्यान देना जरा, ठीक है? फॉर्मूलाज अच्छे से आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है? वर्क अपॉन टाइम, और वर्क किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो यहां से आपके पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, पावर इंटू टाइम। क्लियर है? यस, सबको समझ आया? ठीक है, देखो वर्क डन है या एनर्जी है, किसी फॉर्मूले में हम mgh भी लिख लेंगे, क्योंकि वर्क के और एनर्जी के फॉर्मूला तो सबको क्लियर है ना, कि वर्क डन के और एनर्जी के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, और mgh होता है। तो इस W या इस E की प्लेस पर हम इन तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा यूनिट कन्वर्ट करनी आती है। 1 किलोवाट कितने वॉट के इक्वल होते हैं? 1000 वॉट। ठीक है, वॉट कितने किलोवाट के इक्वल होगा? 1/1000, क्योंकि ये कन्वर्जन ना मोस्ट ऑफ द टाइम करनी पड़ती है हमें न्यूमेरिकल्स में। हमें जो यूनिट चाहिए होती है, कभी वॉट में चाहिए होती है, कभी किलोवाट में चाहिए होती है, तो ये पता होना चाहिए। 1 आवर में 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600. 36 गुड, 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, ये नोट हो गया था? क्वेश्चन नंबर 11 इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by a machine of power 500 watt। ठीक है बच्चे, क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर? पहले जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है ना, वो लिखा करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के नोट डाउन करने के भी मार्क्स होते हैं कि आपने क्वेश्चन में से क्या क्या इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर ली है। यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने के भी नंबर होते हैं। अगर आपने रीड किया, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी वो लिख दी, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, देखो अभी आपको क्या दिया गया इसमें? टाइम, टाइम है 10 आवर्स, पावर कितनी दी गई है? 500 वॉट, और मुझे बोल रहे एनर्जी निकालो इन किलोवाट आवर। तो आवर्स तो है मेरे पास पहले से, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं? Yes. 500 वॉट इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 1000। अभी अभी सिखाया पीछे मैंने, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000, तो 50 वॉट कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 1000। 500 कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 1000। ठीक है, चलो तो ये कैंसिल हो गया, ये 5 1 5, 5 2 10, तो ये आ गया 0.5 किलोवाट। सब वैल्यूज डाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या किया अभी हमने? अरे 1/2 भी ले सकते हो बेटा, यू कैन टेक 1/2 ऑल्सो। T is 10, Five. T is 10। एनर्जी कितनी आ गई?
5. 35 और आर यूनिट लिखनी है, नहीं तो आधा नंबर कट जाता है। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो। विदाउट राइटिंग यूनिट यू विल लूज योर 0.5 मार्क्स। चल क्वेश्चन नंबर 3, it is an NCERT based question and very important question. Yes. Read your question बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए जरा सभी। Upward of marks. Right. 50 steps lead. क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो इंफॉर्मेशन लिखो जरा सभी, क्या क्या क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है। एवरीवन, मास है, टाइम है, हाइट है, वॉट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ग्रेविटी क्या है, राइट एवरीथिंग। हाँ जी बेटा, डन। ओके, बॉय ऑफ मास, हाउ मच मास ऑफ द बॉय इज गिवन? 40 kg. Next, runs a flight of 50 steps, each 10 centimeter high. See, वो ऐसे ऐसे राइज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। कितने स्टेप्स है टोटल? 50 स्टेप्स। और ईच स्टेप्स की हाइट कितनी है? ये एक स्टेप की हाइट कितनी है? ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। सो हाइट कितनी हो जाएगी? देयर आर 50 स्टेप्स and each step is of 10 centimeter height. Then the height will be 500 centimeter. क्या हाइट हम सेंटीमीटर में लीव कर सकते हैं? बताइए। मीटर में करनी है। 42 meters. 5 meters. क्या करोगे मीटर्स में करने के लिए? 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 100, ये बन जाएगा मीटर, जीरो कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। मीटर। टाइम इज गिवन टू यू 5 seconds. Okay. Now find the work done by the boy. Now कौन सा फॉर्मूला लगेगा बे इसमें वर्क डन का? mgh. अप्लाई कर दो। ग्रेविटी गिवन है, कितना लेना है? 9.8. 9.8। अपनी मर्जी से नहीं लेते बेटा ग्रेविटी, अनटिल एंड अनलेस गिवन ना हो तभी 10 लेनी, ठीक है। 10 की ऑप्शन तभी है अगर क्वेश्चन में गिवन हो टेक जी 10 meters per second square, अदरवाइज नहीं लेनी। मास इज 40, जी इज 9.8, हाइट इज 5। कैलकुलेट करके बताइए जरा मुझे कितना आ रहा है? 19600. 0 0 कैंसिल हो गया, 90 4 5 are 20, 20 into 98, 0। यस, वर्क डन निकला है।
वर्क की यूनिट क्या होती है? है? चलिए, द पावर डेवलप्ड, व्हाट इज द पावर? पावर का फॉर्मूला? work done upon time taken. बस कर दो कैलकुलेट, हाउ मच इज द वर्क डन? 1960 and time is, 5 5 seconds. बताइए आंसर कितना आ रहा है? 392 watt. 392 वॉट। वॉट आएगा किलो वॉट आएगा? Kilowatt. वॉट ही आएगा, वॉट आएगा। टाइम सेकंड में चल रहा है ना, देखो टाइम सेकंड में चल रहा है, हाइट मीटर में है, वॉट आएगा। बेटा क्लियर हो गया ये टॉपिक? समझ आ गया बच्चे सबको? इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। इसमें बस एक क्वेश्चन और देखो आप जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर ये हो गया तो सभी रीड करो जरा क्वेश्चन नंबर 5 एंड गेट टेल मी द आंसर। यस, किसको पता लगा आंसर? ऑनेस्टली हैंड्स रेज करो जरा जल्दी से। विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? ऑरली देख के बता सकते हो बेटा। अच्छा, जूल होती है एनर्जी की यूनिट? होती है। डी ऑप्शन, किलोवाट आवर, क्या ये होती है एनर्जी की यूनिट? पावर इंटू टाइम, पावर की यूनिट किलोवाट और टाइम की यूनिट आवर्स, तो एनर्जी की यूनिट तो किलोवाट आवर भी होती है। ठीक है, समझ आई ये चीज? अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन न्यूटन मीटर होती है। हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये सब नोट कर लो साथ साथ में, हर एक ऑप्शन के साथ ये ऐड करके और नोट करो, ऐसे तो फिर क्रैमिंग वाला काम हो जाएगा आपका। इसको नोट करो साथ साथ में। ये हमने डी ऑप्शन के लिए डिस्कस किया, ये मैं बी ऑप्शन के लिए डिस्कस कर रही। देखो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर, तो एनर्जी की यूनिट तो न्यूटन मीटर भी होती है, राइट? किलोवाट अभी हमने पढ़ा, पावर की यूनिट क्या क्या होती है? वॉट, किलोवाट। सीधा सीधा ऑप्शन सी था इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूनिट्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन और देखिए, बेस्ड क्वेश्चन है शीट नंबर 3 पे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। सो लर्न द कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होता है इसके अंदर। ठीक, what happens to the kinetic energy when the mass of the body is doubled at constant velocity? किस किस को आता है भाई ये क्वेश्चन? जस्ट रेज योर हैंड जिसको आता है क्वेश्चन ये वाला। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर एक डेफिनेटली मिलेगा, चाहे ग्रेविटेशन से मिले, चाहे मोशन से मिले, चाहे इस चैप्टर से मिले, कहीं पे भी बहुत जगह पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के, इस टाइप के। मतलब नहीं आता। सी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
1/2 mv²। इसको काइनेटिक एनर्जी 1 लीजिए, ठीक है, क्योंकि चेंज हो रही है ना काइनेटिक एनर्जी। द मास ऑफ द बॉडी इज डबल। अब जो m था उसको कर दिया डबल, तो काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड वाली है वो क्या बन जाएगी, हाफ। m की जगह हो गया 2m, और वेलोसिटी बोल रहे हैं चेंज नहीं की, सेम रहेगी। अब इस 2 और 2 को कट नहीं करना, समझ लो बेटा, बाद में नोट करना। इस 2 को आप बाहर लिख लो और 1/2 mv² को अंदर लिख दो, तो ये क्या बन गया, 2 टाइम ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² किसकी वैल्यू थी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी। ये आंसर आ गया, डबल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकेंड पार्ट भी देखो, बाद में नोट करना बेटा, सभी एक बार देख लो। द velocity of the body is doubled at constant velocity है, at constant mass, ठीक है। नाउ अगेन काइनेटिक एनर्जी 1, इक्वेशन सेम रहेगी, 1/2 mv²। नाउ वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल, तो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, 1/2। अब मास चेंज नहीं किया, वेलोसिटी डबल कर दी, इसका होल स्क्वायर, तो ये बना 1/2 m 4v²। ठीक है जी, इस 4 को बाहर कर दो, बाकी हाफ mv² अंदर लिख दो, तो ये क्या बन गया, 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा ये सबको, समझ आ गया बच्चे सबको, हाँ ना तो बोल दो। थर्ड पार्ट करके दिखाओ जरा मुझे, देखें कितना समझ आया। दो चेंजेस हो रहे हैं इसमें, मास भी चेंज हो रहे हैं और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। कीजिए जरा जल्दी से, 9th है, मुझे पेन कम ही चलते दिख रहे हैं आपकी क्लास में, कर क्यों नहीं रहे हो। मैम हाफ। हाँ ओके, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर चलते हैं। मास को चेंज कर दो, मास विल बिकम 2m, और वेलोसिटी हो जाएगी v/2, हाफ हो जाएगी। यस 9th है, सब बच्चे काम कर रहे हैं। 9th है को, 9th है में पीछे तो कर रहे हैं बच्चे काम, आगे वालों को पता नहीं क्या हुआ है। Yes, the answer will be half. See, at your third part, kinetic energy 1 is half mv², mass is 2m, velocity is v/2, half कर दी। The kinetic energy 2, half. At the place of m, we have 2m now. At place of v, we have v/2 now, and then whole square. It is 1/2 2m into v² upon
4, ठीक है जी। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हाफ mv स्क्वायर तो एक बार इकट्ठा लिख लो बच्चे, और रिमेनिंग हाफ आप कीप इट आउट। दो हाफ आ गए ना, 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, एक हाफ साथ में लिख लो और एक हाफ को बाहर लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 2। इज दिस क्लियर? नोट हो गया बेटा सबका? कर लो कर लो, जिसका नहीं हुआ जल्दी से लिख लो। ठीक, अच्छा, अगर हम ग्रेविटेशन के चैप्टर पे चलते हैं बेटा, इसी टॉपिक से शुरू करते हैं, एंड वी आर मूविंग टू द चैप्टर ग्रेविटेशन। सी, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? One of the objectives is it has mass m1, it has mass m2, and the distance between them is d. Then the force between these two objects is given by, yes, Constant into 1 upon r square. By d square. आपने स्मॉल m कैपिटल M से तो नहीं किया हुआ? No. m1 m2 upon d square. Now the same concept applies. इसमें क्वेश्चन लिखिए, what happens when mass of one of the object is doubled? When mass of one of the object is doubled, when mass of one object is doubled. सेम लाइन के ऊपर क्वेश्चन चलेगा बेटा, सेम जैसे अभी कर रहे थे। सी, इसको वन बना लो, वेरी गुड। नाउ मास चेंज हुआ तो फोर्स चेंज होगा, F2 कर दो G। सपोज M1 का मास चेंज हुआ और ये हो गया 2M1, M2 को कुछ भी नहीं किया, वो वैसे का वैसा है, और हमने डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं किए। 2 को आउटसाइड लिख लो एंड रिमेनिंग वैल्यू को वैसे की वैसे अंदर लिख लो। तो क्या मिल गया हमें? 2 times F1, मतलब न्यू फोर्स विल बिकम डबल टू द ओरिजिनल फोर्स। आई होप ये समझ आ गया सबको? ठीक, चलो, इसी के बेसिस पे बेटा दोनों के मासेस भी बोल सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस चेंज हो गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस को हमने कम या ज्यादा कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आप चेंज करते रहो। क्लियर है बच्चे ये? Yes. थोड़ा सा ये बताइए, ये जी क्या होता है? व्हाट इज दिस जी? उसी के बेसिस पे तो क्वेश्चन पूछना था मैंने, आपने नाम ही नहीं पूरा बताया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल Constant. G is यूनिवर्सल। क्यों बोलते हैं बेटा इसको यूनिवर्सल? Cause remains. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल Cause value remains same. ठीक बता रहे हो? कोई जो बता रहा है ठीक बता रहे हो? थोड़ा लाउडली बोलो। यस, व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अच्छा, कांस्टेंट कौन सी चीजें होती हैं?
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? Remain same. यूनिवर्स का क्या मतलब होता है? इन होल यूनिवर्स। इन होल यूनिवर्स क्या चीज सेम है? Gravitational constant. यही इसका आंसर है, बिकॉज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन सेम इन द होल यूनिवर्स। कहीं पर भी चले जाओ वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, और हाउ मच है इट हैज वैल्यू? 6.673 into 10 की power -11 -11 Newton meter square. per kg square. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसके ऊपर। कैपिटल जी की वैल्यू कौन सी है? 4 ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शन आंसर मार्क करना है बस आपको। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए, अच्छा स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या होता है? Capital G is universal gravitational constant and small g acceleration due to gravity. जिसको जो पॉइंट नहीं पता होगा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंसेस के, जिसको नहीं पता या होता है कि कई बार टाइम पे याद नहीं आएंगे, वो नोट कर लो पॉइंट्स। एक तो इनकी डेफिनेशन आ गई, इनका मीनिंग आ गया कि ये क्या होता है स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू Gravity. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनी अदर पॉइंट? Value डाल दो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 meter per square. 6.67 into 10⁻⁻11, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाए। एनी अदर पॉइंट? Discovered by कवर्ड बाय भी लिख सकते हो, बिल्कुल। डिस्कवर किस किसने किया? Newton. न्यूटन ने किया, और वो किसने किया? Henry Cavendish. और बताओ। Small g does not change. Changes Small g से इसमें क्वेश्चन है स्मॉल जी का, ये चेंज होता रहता है। हम 9.8, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, चेंज कैसे होती है? ये यूनिवर्स में जाकर 0 हो जाएगी। अर्थ के सेंटर में, ये अर्थ है हमारी, इसके सेंटर में स्मॉल जी की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये मैं भी टॉपिक यही डिस्कस करना था अभी मेरे स्मॉल जी का। इसके बाद चलते हैं, अभी डिफरेंसेस लिखे। कोई और डिफरेंस रह गया हो तो? सारे हो गए, 5-6 डिफरेंसेस हो गए। क्लियर है बेटा? Yes. स्मॉल जी मतलब क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होती क्या? इसके बाद हम टॉपिक करेंगे मास का एंड वेट का। ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होती है, एंड वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, सपोज दिस इज आवर अर्थ। अर्थ सर्कुलर है या एलिप्टिकल है? गोल है या एलिप्टिकल है? इट मींस एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेंटर है तो एक साइड पे डिस्टेंस ज्यादा होगा और एक साइड पर कम होगा। ये ठीक है, तो जो कम वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं पोल, और इस साइड को हम बोलते हैं इक्वेटर।
सेंटर, ठीक है। एक पोल्स अर्थ के क्लोज है, यहाँ पर वैल्यू होती है 9.82 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी, स्मॉल जी, और यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.78, अराउंड, लगभग लगभग। तो दोनों को मिलाकर हम अप्रोक्स में वैल्यू ले लेते हैं 9.8। देखो 9.78 भी इक्वल टू 9.8 जा रहा है और 9.82 भी इक्वल टू 9.8 जा रहा है, तो इसलिए हम वैल्यू को लेते हैं 9.8। बट अगर देखा जाए वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही, इसीलिए हम लिखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती है। सेंटर में जी की वैल्यू हो जाती है 0, और इन द हायर स्पेस, स्पेस में जाकर भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अच्छा, आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो और एक फिर सी डाइवर है जो डीप सी के अंदर चला गया, हु विल फील द मोर ग्रेविटी, बताइए। आप ग्राउंड पे खड़े हो और एक पानी के अंदर है, काफी डीप जाकर, तो कौन ग्रेविटी ज्यादा फील कर रहा है, ग्राउंड वाला पर्सन या वाटर वाला? Water. यहाँ पर सपोज ये ग्राउंड लेवल था, यहाँ पर वैल्यू 0 हुई, इट मीन जी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीजिंग, जी की वैल्यू तभी तो 0 बनी। अब जो सी डाइवर है या पानी के अंदर जो डीप इनसाइड द वाटर है, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है ना, अर्थ के अंदर अंदर जा रहा है वो एक तरीके से, तो उसकी जी की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाले पर्सन। ग्राउंड वाला ज्यादा ग्रेविटी फील करेगा एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। Yes. चलिए, ये समझ आ गया। चलिए अब मुझे एक बताइए, ग्रेविटी ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, एक रिलेशन होता है, कैन यू टेल मी दैट रिलेशन? 1/6. 1/6. 1/6, दोनों 1/6 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जरा एक, मैं देख लूं एक बार, अगर वर्कशीट में है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखवा देती हूँ। Fourth question on sheet number 5. अच्छा, एक वेट का फॉर्मूला और आता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ये वेट है, W here stands for weight, not for work, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्क और वेट के फॉर्मूलास में। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इस केस में ये वर्क है, बट m इंटू जी के केस में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सी व्हाट इज, अच्छा पहले मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है, लेट अस से अर्थ से मून पर चला गया, ठीक है, या मून से किसी और जगह पर चला गया, तो वेट या मास में से क्या चेंज होगा, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, मास विल नेवर चेंज। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ न्यू मास, हाउ द मास विल चेंज, एक ही आंसर है मास के लिए, मास विल नॉट चेंज, ठीक है, कहीं पर किसी भी दुनिया में चला जाए पर मास विल नॉट चेंज, okay? So the question is, what is the mass of an object
whose weight is 49 Newton on Earth. Now we have the formula M into G. Weight is given 49, mass हमसे पूछा गया है and G इन्होंने बोला कुछ लेने के लिए नहीं. We will take 9.8. So mass is, अब यहाँ पर 9.8 is the multiplication, then it will be get divided here. So you can remove decimal and you can place 10. Now 49 ones are 49 and 49 to the 98. 2 5s are 10. Mass is 5 kg. मैम जी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है. Move कर दी हुई है देखो. It is on the moon. GM. ठीक है. Gravity on the moon. ना बच्चे, ग्रेविटी अर्थ की 9.8 ही होती है बेटा. 1.63 तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर तो हम हवा में उड़ेंगे. ठीक है सब. चलो, mass is 5 kg. Now what is the mass of this object on moon? 5 Now what will be its mass on moon and what will be the weight on the moon? See, on the moon आप दो तरीके से कर सकते हो. M into G, mass is 5 and G is given 1.63. You simply multiply them and get your answer. ठीक है. Is this clear to everyone? Yes. Good. अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सॉल्व कर लेगा? गुड. 9th भी अच्छी क्लास है, सबसे पहले रिस्पॉन्स देती. 9th भी सो रहे हो? इनको शर्म आ रही है हैंड रेज करते हुए कि हम सॉल्व कर लेंगे. सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है आपका? 9th है, बी और सी? टॉपर कहाँ पर बैठे हैं सबसे ज्यादा? बातें करा लो जितनी मर्जी, है ना. चलिए, ये टॉपिक क्लियर है बेटा सबको? अब मुझे ये बताओ, थ्रस्ट एंड प्रेशर के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? किसी ने कुछ पूछना है? बिकॉज इट इज अ सिंपल टॉपिक. इफ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम मोशन चैप्टर पे चलते हैं. क्योंकि मोशन के न्यूमेरिकल्स और ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम. मोशन के न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल मोशन है और ग्रेविटेशन के मोशन में वर्टिकल मोशन. फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई आर सेम. अभी इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं करवाए मैंने. बताओ सर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है? व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज फॉर? पर्पस क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? तो साइलेंट होके ऐसे बैठ जाते हैं सारे के सारे. Vivant force equals to water displaced by an object. तो बताता क्या है बेटा हमें उससे पता क्या चला? Vivant force equals to water displaced by an object. देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है, वो फ्लोट कर रहा है या मिडवे कहीं फ्लोट कर रहा है, तो वो क्यों फ्लोट कर रहा है? उसके ऊपर बाइंड फोर्सेस लग रहे हैं. Yes.
So how you will calculate how much is the buoyant force? आपके पास है कोई टेक्निक कि buoyant force कितना लग रहा है? Weight in air minus weight in water. Your voice. आधार कौन बोल रहा है इतना? क्या हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी पता लगा सकते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली क्या कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप किया जाता है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर या एनी अदर फ्लूइड, तो डेफिनेटली क्या होगा? अगर ये ऊपर तक भरा हुआ है तो इसका पानी निकलेगा बाहर। Yes. तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी इसका डिस्प्लेस होगा, एंड इस वाटर का हम वेट देख लेंगे कितना है वेट, जितना इसका वेट होगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बायंट फोर्स लगा है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट द बायंट फोर्स। एक मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, उसको पहले एयर में हैंग किया गया, फिर सेम ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डाल दिया। ठीक है, किस केस में इसका वेट ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा और क्यों? वे मोर इन एयर और इन वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। व्हाई? एयर में होगा डेफिनेटली। व्हाई? Because by force is Now, in buoyant forces are less. Water has more buoyant force. Water ज्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है, ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाता है। क्लियर है? Yes. तो घर में क्लोथ वॉश होते हैं ना, जैसे मदर्स वॉश करती हैं, ब्लैंकेट्स हो गए या बेडशीट्स हो गई, कुछ भी, कोई हैवी कपड़े पानी के अंदर होते हैं, जब उनको उठाते हैं तो हल्के होते हैं क्योंकि पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और वही क्लोथ पानी से निकलने के बाद हैवी लगने लग जाता है क्योंकि वो एयर में आ गया। ठीक है, पूछ कर देखना है। फील किया है ये चीज कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट था या कोई क्लोथ था तो वो लाइट लग रहा था, हल्का लग रहा था, और जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो वो हैवी हो गया। Yes. किसी ने फील किया है? Yes. वेरी गुड। यस वाले को तो समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसलिए कहते हैं घर में कामों में हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स, साइंस के बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द चैप्टर मोशन। बेटा किसी ने खुद से कोई डाउट पूछना तो पूछ सकते हो। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? अपनी तरफ से कोई डाउट है तो किसी का? नथिंग? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर मोशन। चलिए, अब मुझे पहले ये बताइए, स्पीड में कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है? डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। इनमें से मुझे बताइए स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है और वेक्टर कौन सी है?
Mark it fast. Distance scalar. This is the vector, absolute vector, Distance and speed. अब आप देखो, yes, देखिए सबने. Now check. I am writing on the board. किसके सारे ठीक है? Answer. ठीक है? Just give me thumbs up. जिस इसके सारे ठीक होंगे. Distance is scalar. Speed is scalar. Velocity is vector. Vector and vector. Yes. देखें कितने thumbs up आते हैं. Okay. 9th से बढ़िया क्लास है. सबसे अच्छी. सबसे जल्दी रिस्पॉन्स देती. 9th है, 9th B. Okay. Good. 9th B में से किसी का भी नहीं हुआ? ऑल करेक्ट किसी के भी नहीं है? एक, दो, कुछ. नाउ राइट देयर यूनिट्स. जल्दी से इनके यूनिट्स लिखिए जरा सबकी. फटाफट से. टाइम भी लिख लो. इसमें टाइम भी ऐड करो. टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. राइट देयर यूनिट. I'm done. अब Meter per second. Meter second. velocity, Meter per second. Meter per second scale. strength, Meter. Second. तो ध्यान रखना इन चीजों का. ठीक है. चल. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between acceleration and retardation? acceleration means increasing velocity, retardation means decreasing velocity. Acceleration means velocity is increasing. Velocity increasing. And retardation. सिंबल दोनों के ही A है. ठीक है. बट अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और अगर रिटार्डेशन की बात हो रही है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड रिटार्डेशन इज नेगेटिव. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा बेटा अपनी शीट नंबर 4 के ऊपर. शीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ड्रॉ कीजिए जरा जल्दी से सभी. Done. Done. I said we hear that. या ए वाला. ए करेक्ट है या बी करेक्ट? B. B. तो चलिए न्यूमेरिकल पार्ट देख लें बेटा थोड़ा सा. Yes. क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए जरा.
A train starting from rest attains a velocity of 72 kilometers per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration or distance traveled by the train. पहले तो मुझे फॉर्मूलाज लिखकर बताओ कौन कौन से फॉर्मूलाज इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं. P is equal to U plus AT. 2AS is equal to B square minus U square. Is equal to S is equal to half 80 square. 1 by 2 half 8 square. AT square. These are the three formulas which we are going to use in this chapter. And अगर gravitation में आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएंगे v is equals to u plus a बन जाता है g, s बन जाता है h, v square minus ये हो जाएगा h equals to ut plus 1 by 2. Half GT square. Okay. तभी मैंने वहां करवाई नहीं थे. फॉर्मूलाज आर सेम. ठीक है, चलिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहे हैं. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट मीन्स Velocity. Initial velocity 0. रेस्ट को अंडरलाइन करो. रेस्ट को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखो u इक्वल्स टू 0. रेस्ट को अंडरलाइन करो, देन राइट u इक्वल्स टू 0 और फिर कॉपी में लिखो. Attains a velocity of 72 kilometers per hour. Right? कितना दिया हुआ 72 kilometers per hour? 72 kilometer per hour is Final velocity. final velocity. लिख लो. Final velocity is 72 kilometers per hour. So can we keep it in kilometers per hour? How will you change it into meters per second? Multiplied by 5 by किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? By multiplying it with 5 divided by 18. 5 by 18. 72 किलोमीटर्स पर आवर था, बट इसको हमने क्या लिखना है 72 इंटू 5 by 18. तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ टाइम कितना गिवन है आपको? 5 minutes. Minutes. टाइम इन मिनट्स 5 minutes. Seconds convert. minutes. We will convert into Seconds. 300 seconds. Now the question is asking what is the acceleration? That is a is equal to c. Which formula out of these you can use now? First. Get me, tell me the answer. इस क्वेश्चन में सारा मतलब पर्पस क्या है कि how you are going to identify u and b. Then 1 divided by 15. मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट लगा दो बेटा साथ में, यूनिट के साथ चलना. एंड डिस्टेंस कवर करो, निकाल दो जल्दी से. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डिस्टेंस के लिए? Yes. 1 over 15. Second. सेकेंड और थर्ड यू कैन यूज आइदर फॉर्मूला. ये कोई भी यूज हो जाएगा. ठीक है, देखो हमें डिस्टेंस निकालना है. इस फॉर्मूले में भी डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है और यहाँ पर भी है. इंफॉर्मेशन भी सारी पता है मुझे. अगर इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू आई नो, टी भी पता है, ए भी पता है और टी भी पता है.
can use this formula also. You can use the formula also. Acceleration कितनी आ गई है? 1/15 meters per second square. जल्दी से s कैलकुलेट करके बताइए. 3000 meter. 3000. 3000 meter. Or you can write it as 1000 meter. हो गया बच्चे. एक क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा जल्दी से. Read one more question. A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds. Within 20 seconds by applying brakes. By applying brakes. Find the initial velocity. Find the initial velocity. Ma'am, please repeat again. The whole question. Ma'am, yes. A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. By applying brakes. Find the initial velocity. Find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. 2 meter per second square. अच्छा, ये brought to rest का क्या मतलब होता है? What do you mean by brought to rest? Yes? Final velocity 0. Final velocity is equal to 0. Brought का मतलब है कि पहले तो वो चल रहा था बट अब रेस्ट पर आ गया. Brought to rest तो रुक गया. रेस्ट का मतलब रुक गया. ठीक है, तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं 0 मीटर्स पर सेकेंड. कितनी देर में? विद इन 20 सेकेंड्स. टाइम. रिटार्डेशन अभी मैंने समझाया. रिटार्डेशन का सिंबल भी क्या होता है? ए बट विद नेगेटिव साइन. रिटार्डेशन इज टेकन एज ए विद नेगेटिव साइन. सो A is -2 meters per second square. और आपको कैलकुलेट क्या करना है? Initial velocity. कैलकुलेट करो जरा जल्दी से. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? V equal to U plus AT. तो जरा जल्दी से अप्लाई. टेल द आंसर.
40 meter per second. It is 40 meters per second. V is equals to U plus 80. V is 0. U we have to find. A is -2 and B is 20. So 0 equals to U minus 40. Minus 40 को इधर ले आओ. It will become 40 and U की वैल्यू आ गई 40 meters per second. Is this clear? Yes. क्लियर हो गया बेटा. ये न्यूमेरिकल ना इसी टाइप के आते हैं. या तो किसी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, किसी में फाइनल जीरो होगी. हो सकता है कोई भी जीरो ना हो. जैसे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊं फॉर एग्जांपल, लिख लो. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. देखो जरा. An object is moving with a velocity of an object is moving with a velocity of 72 kilometers per hour and its speed decreases to 36 kilometers per hour, decreases to 36 kilometers per hour in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration and distance covered by the object. Repeat again. An object is moving with a speed of 72 kilometers per hour and its speed decreases to 36 kilometers per hour in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance traveled during this time. ठीक है. This question is for your practice. ये आप खुद देखोगे. देखो इसमें ना तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ना ही ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आया है. सो यू एंड बी विल नॉट बी जीरो. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 17. ये स्टार्ट करो जरा बेटा, जल्दी से करना. इट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये जरा जल्दी से देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो. समझ आ गया बेटा?
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन समझ ना आया हो? 17th A पार्ट. Yes. Anyone ready with the answer? 1 9 C. यहीं से उम्मीद थी मुझे. Now displacement equals to 2r. And distance of circle equals to 2 pi r plus half 2 pi r. 2.5 सर्कल है ना बेटा, वो ध्यान से देखो. 2 and r. Ma'am, then 2 pi r plus 2. सही तो बता रहे हो. Ma'am, then 2 pi r plus 2 pi r plus half 2 pi r. ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया, 2.5 राउंड. ठीक है. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस के लिए हम देखेंगे आउटर बाउंड्री. सर्कल का रेडियस है आर. ठीक है. देखो 2.5 राउंड का मतलब क्या हुआ? पहले उसको 2 पाई आर कवर किया उसने, ए से वापस ए पर आया 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो आता होगा आप सबको. फिर नेक्स्ट राउंड, ये 1 राउंड हुआ. फिर सेकेंड राउंड में फिर उसने 2 पाई आर कवर किया, ये सेकेंड राउंड. और थर्ड राउंड उसने हाफ कवर किया, वो बी पॉइंट पर है. हाफ राउंड का मतलब पाई आर हो गया. ये थर्ड का हो गया. तो कितना आया टोटल? 5. 5. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? Shortest path. Define shortest path. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? 1 2r. तो ए से बी तक आने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सीधा ही तो है, ये आर हो गया, ये आर हो गया. ये आर प्लस आर 2r. आपको क्वेश्चन आए और उसमें आर की वैल्यू भी दे रहा, तो फिर आप आर की वैल्यू पुट कर देना. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. सेकेंड पार्ट कीजिए जरा, इसका बी पार्ट जरा जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 17 बी पार्ट. Anyone who has completed? Very simple question.
यस, किसी का हुआ? ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 किलोमीटर. What is the average speed for the walk of 3 kilometer? Average speed का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? Average speed is equals to total distance upon total time. टोटल टाइम. देखो टोटल डिस्टेंस तो हमें दिख रहा है कितना कवर हुआ है. पहले 1 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है, बट क्या हमारे पास टोटल टाइम है? No. टाइम कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो हम क्या करेंगे, पहले पर्सन कहाँ गया, 1 किलोमीटर उसने कवर किया. लेट अस से ये उसका 1 किलोमीटर था. 1 किलोमीटर और कितनी देर में किस स्पीड से कवर किया उसने? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. आप इतने पाथ का टाइम कैलकुलेट कीजिए पहले. यहां से यहां तक का टाइम कैलकुलेट करो, इसको बोल दो T1. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 1 और स्पीड है 6. T1 आ गया 1/6 आवर्स. सपोज ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था. अब 2 किलोमीटर कवर किए उसने कितनी स्पीड के साथ? किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. तो अब T2 कैलकुलेट कर दो. डिस्टेंस इज 2, स्पीड इज 8, इट इज 1/4 आवर. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? ए टू बी आने का 1/6 और बी टू सी जाने का 1/4. 1/6 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करो. कितना आएगा? एलसीएम विल बी 12. ठीक है, एलसीएम विल बी 12. 6 to the 12 and 4 3 the 12, it is 5/12. तो ये आ गया 5/12 आवर्स. यहां तक क्लियर है बेटा सबको? Yes. आगे चलो. कुछ भी लिखा क्वेश्चन है, आप समझ लोगे तो इजी हो जाएगा कि मेरे को एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारे पास था नहीं. टोटल टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों केसेस से. तो कितना आ गया? एवरेज स्पीड निकाल लो. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर प्लस 2 अपॉन टाइम इज 5/12. कितना आ गया? 3 4 डिवाइडेड बाय 5/12. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 12/5. 12 3 दा 36 अपॉन 5. 7 5 7 35, 5 2 10. तो ये आ गई 7.2 मीटर्स पर सेकेंड. एनी डाउट? क्लियर है बेटा सबको? बेटा मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए. ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो मोस्ट बता सकते हो. हाँ जी. So that's all for today. I hope सबको समझ आ गया होगा. काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर करवाया है. तो इन टॉपिक. हाँ जी बेटा बोलिए. मैम किलोमीटर पर आवर नहीं पर आ रहेगा बेटा. क्वेश्चन में हमने इस बार यूनिट चेंज नहीं की, फिर भी किलोमीटर पर आ. आई होप क्लियर हो गया. जो हमने क्वेश्चंस किए डेफिनेटली गो बैक टू होम एंड प्रैक्टिस देम.
Now